कभी सोचा है कि कोई सामान खरीदा पर जब तक वो हाथ में ना आए उसे अपना कह नहीं सकते। अब इसी सिचुएशन को एक बिजनेस के नजरिए से देखिए, जहां वो सामान लाखों या करोड़ों का हो। बस यही वो पहेली है जो हाल ही में भारत में एक बड़े टैक्स क्लैरिफिकेशन का मुद्दा बनी हुई थी। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना कि भाई कोई चीज हमारी कब हुई, जब भेजी गई या जब मिली। पर जब बात होती है बड़ी बड़ी कंपनियों की जो बहुत भारी सामान का लेन देन करती हैं, तो ये छोटा सा सवाल उनके लिए लाखों करोड़ों का सवाल बन जाता है। इसी एक जवाब पर टिका होता है कि उनका कैश फ्लो पानी की तरह बहेगा या फिर बीच रास्ते में ही अटक जाएगा। तो कहानी का जो पूरा केंद्र है वो है फैक्ट्री का गेट। जैसे ही कोई प्रोडक्ट उस गेट से बाहर निकलता है, ठीक उसी एक पल में क्या होता है, इसी बात पर सारा टकराव था। चलिए इसको परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक सर्कुलर ने आकर सब कुछ बदल दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। यह है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जिसे हम आईटीसी कहते हैं। इसे आसान भाषा में बिजनेस के लिए एक तरह का टैक्स डिस्काउंट या रिफंड समझ लीजिए। मतलब जो टैक्स उन्होंने माल खरीदने पर दिया है वो उन्हें वापस मिल जाता है। इससे ये पक्का होता है कि टैक्स पर टैक्स न लगे और किसी भी बिजनेस का कैश फ्लो चलता रहे। इसके लिए ये बेहद जरूरी है। अब कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है और वो है एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बहुत सीधा है। बेचने वाला कहता है, देखो भाई, मेरा माल फैक्ट्री के गेट पर तैयार रखा है, यहां से आगे सारा रिस्क, सारी जिम्मेदारी सब तुम्हारी। और बस यही से सारे कंफ्यूजन की जड़ शुरू हो जाती है। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू होती हैं। सोचिए जरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में या फिर बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। होता क्या था, मैन्युफैक्चरर ने अपनी फैक्ट्री पर गाड़ी ट्रांसपोर्टर को सौंपी और उसी पल डीलर कानूनी तौर पर मालिक बन गया, तो उसने अपना आईटीसी यानी टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। सुनने में तो सब कुछ लॉजिकल लगता है ना, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट को ये ठीक नहीं लगा और फिर अचानक एक के बाद एक कारण बताओ नोटिस आने शुरू हो गए। इंडस्ट्री में जो सालों से चल रहा था उस पर ही सवाल उठ गया। चारों तरफ एक तरह की अफरा तफरी मच गई। और मजे की बात यह है कि ये जो करोड़ों का टकराव था, यह सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की परिभाषा पर आकर टिक गया। जी हां, बस एक शब्द। चलिए इस कानूनी दांवपेच के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। यह है वो लाइन जो पूरे विवाद की जड़ थी। कानून कहता है कि आईटीसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उसने माल या सेवाओं को प्राप्त ना कर लिया हो। अब सारा खेल इसी एक शब्द का था, प्राप्त। इसका मतलब क्या है? क्या सामान का फिजिकली किसी के दरवाजे तक पहुंचना जरूरी है या सिर्फ कानूनी तौर पर उसका मालिक बन जाना ही काफी है? यही वो करोड़ों का सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं। तो देखिए, लड़ाई दो सोच की थी। एक तरफ थे बिजनेस यानी टैक्स पेयर्स। उनका कहना था कि भाई, प्राप्त करने का मतलब है कानूनी तौर पर मालिक बनना, और वो तो फैक्ट्री गेट पर ही हो जाता है। दूसरी तरफ था टैक्स डिपार्टमेंट, जो कह सकते हैं कि पुराने सेंट्रल एक्साइज के जमाने की सोच पर अटका था। उनके लिए प्राप्त का मतलब था सामान का फिजिकली पहुंचना। अब इन दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बीच में पिस रहे थे देश के बिजनेस। और ये सिर्फ कोई कानूनी या किताबी बहस नहीं थी, इसके पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट था। हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, करोड़ों की वर्किंग कैपिटल की, जो पूरी तरह से अटक गई थी, फ्रीज हो गई थी। कई कंपनियों के लिए तो कानून का ये छोटा सा कंफ्यूजन एक बड़े आर्थिक संकट में बदलता जा रहा था। और फिर इस बढ़ती हुई अनिश्चितता के बीच सीन में आता है एक बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन, सीबीआईसी का सर्कुलर 241। तारीख थी 31 दिसंबर 2024। सीबीआईसी ने वो सर्कुलर जारी किया जिसका सबको इंतजार था, और इसे इसलिए लाया गया था ताकि इस विवाद पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाया जा सके। और इस सर्कुलर ने 3 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी। पहली बात, जीएसटी कानून पुराने एक्साइज कानून जैसा नहीं है। यहां सामान का किसी खास जगह पहुंचना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, डीम्ड रिसेप्ट यानी मान ली गई प्राप्ति का कॉन्सेप्ट ही यहां पर लागू होगा। मतलब जब सप्लायर ने खरीदार के कहने पर ट्रांसपोर्टर को माल दे दिया तो मान लिया जाएगा कि खरीदार को माल मिल गया। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये प्राप्ति सप्लायर के फैक्ट्री गेट पर ही पूरी हो जाती है। जाहिर है ये टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, एक तरह से साफ जीत थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? खैर, टैक्स की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। अक्सर एक समाधान अपने साथ कुछ नए सवाल भी लेकर आता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सर्कुलर के बाद क्या हुआ।
इसका अच्छा असर तो फौरन ही दिखने लगा। पूरी इंडस्ट्री ने सच में राहत की सांस ली। बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल फंसी हुई थी वो रिलीज हो गई, महंगे महंगे कानूनी केस का खतरा टल गया, और सबसे बड़ी बात, कंपनियां अब अपनी टैक्स प्लानिंग को अपने असली बिजनेस करने के तरीके के साथ अलाइन कर पाईं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक पहेली सुलझी तो एक नई उलझन पैदा हो गई। आईटीसी वाली गुत्थी तो सुलझ गई, पर अब एक नया सवाल आकर खड़ा हो गया है, और वो है प्लेस ऑफ सप्लाई का, यानी सप्लाई की जगह किसे माना जाएगा। अब यहां से मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जरा सोचिए, अगर सर्कुलर कहता है कि डिलीवरी सप्लायर की फैक्ट्री पर ही पूरी हो गई, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही फैक्ट्री होगी, तब भी जब खरीदार किसी दूसरे राज्य में बैठा हो? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो एक राज्य से दूसरे राज्य की बिक्री पर गलत जीएसटी लग सकता है। मतलब जहां आईजीएसटी लगना चाहिए वहां सीजीएसटी एसजीएसटी लग जाएगा, और फिर खरीदार उस गलत टैक्स का आईटीसी क्लेम ही नहीं कर पाएगा। मतलब हम एक आईटीसी की प्रॉब्लम सुलझाकर एक दूसरी में फंस जाएंगे। और बस यही सवाल हमें आज के सबसे जरूरी पॉइंट पर ले आता है। क्या सर्कुलर 241 ने एक बड़ी समस्या को सुलझा तो दिया, लेकिन ऐसा करते करते राज्यों के बीच होने वाले बिजनेस के लिए एक उससे भी बड़ी उलझन तो नहीं खड़ी कर दी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में इंडस्ट्री और टैक्स एक्सपर्ट्स दोनों को मिलकर खोजना होगा।